पटरी टाइप का था और बरखा बहुत की तरह हेयर स्टाइल था। हाँ, बहुत अच्छा बॉलर था वो माशाल्लाह से, लेकिन इसको वो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ भाई, मेरा नाम है मोइन इस्लाम सुबानी और बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और बहुत बहुत सलाम क्या होता है? अरे यार सॉरी, गड़बड़ हो गई। नहीं, बहुत बहुत सलाम क्या होता है वैसे? नहीं, गलत है। गलत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है शाहिद आफरीदी एंग्री, गंभीर इंडिया टीम सेलिब्रेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? हाँ ठीक है। आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया। वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। वो बहुत फेयर हैं इंडिया वाले। सर फेयर होते हैं तो आज की विकेट, आईसीसी के इवेंट्स आप जाके देखें, आईसीसी अब जो है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाती है ताकि स्पॉन्सर्स आए, इंटरटेनिंग क्रिकेट हो। क्या आज की विकेट जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो दोनों टीमों के लिए लेवल फील्ड थी? क्या ऐसा था? उन्होंने बिल्कुल एक जो है ना ड्राई विकेट बना दी, ऐसी विकेट बना दी। आप बताए ना, दुबई में हमेशा से हाई स्कोरिंग गेम होते रहे, कब नहीं हुए वहां पे हाई स्कोरिंग गेम? आपने इस तरह का मामला वहां पे बना दिया है कि मुसलसल उनको फेवर मिल रही थी। अब जो हम जिस तरह से भारत की टीम को खेलते हुए देखते हैं, मुझे तो अगर क्लोजेस्ट याद आए तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रेमेसी थी, 12 साल तकरीबन उन्होंने किसी को करीब नहीं फटकने दिया, खासतौर पे जो बड़े मुकाबले थे, जो बड़ी चैंपियनशिप्स थी उसके अंदर। क्या हमें लगता है भारत अब उसी टेंजेंट पे जा रहा है अब, या अभी बहुत मराहिल है? ऑस्ट्रेलिया वर फार अहेड, अभी उधर नहीं पहुंचे भारत? नहीं, देखिए भारत की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी जो किसी भी टूर्नामेंट में अपने रिसोर्सेज पूरे रखते हैं, उनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, उनके डेटा एनालिस्ट जो है मेरे ख्याल से काफ़ी काम करते हैं प्लेयरों की वीकनेसेस पे और प्लेयरों की स्ट्रेंथ पे। चैंपियन टीमें लंबा अरसा लेती हैं, नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, उसके बाद जाके वो चैंपियन बनती हैं। प्लेट में रख के आपको कोई नहीं देता। जिस तरीके से देसी तरीके से हम अपनी क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही कप्तान है इंडिया का, उसने आज अपनी टीम को दूसरा आईसीसी टाइटल जितवा दिया है। उनके वही स्पिनर्स, उनको एक्सपीरियंस दिया, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते चले आए। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ होम टेस्ट सीरीज हारने के बाद इसी जडेजा के ऊपर तनकीद हुई, रोहित विराट के ऊपर तनकीद हुई कि यार अपने घर में 3 सिफर हो गए, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको कंटिन्यू रखा। आज उन्होंने अपने मुल्क को चैंपियन बनवा दिया है और हम बैठे देख रहे हैं। ठीक है जी, आपने एक हाइब्रिड मॉडल के नाम पे जो है वो डिक्टेटरशिप दिखाई आपने, और आपने सबको मजबूर कर दिया। और वहां पे उस टाइम बाकी बोर्ड्स की भी गलती है कि अब बोल रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं बोले थे? तो आपने वहां पे दादागिरी अपनी कर ली। अरे दादागिरी वहां तक रखे ना, विकेटों तक कहां लेके चले गए? ये तो आईसीसी का इवेंट था। अगर आपका बंदा जो है वो आईसीसी का बॉस है तो फिर विकेटें भी आपकी बनाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्यूरेटर से विकेटें नहीं बनवाई, फिर तो आपने अपने मिस्त्री रखे हुए थे, कारीगरी करनी थी, कारीगरी कर ली। हम किसी तौर पे भी इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहे। इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है उसको जितना जो है ना वो प्रेस किया जाए, जितना उनको वेल्डन कहा जाए कम है, लेकिन जो उसके पीछे फनकारी है उसको भी तो देखना चाहिए ना, कि उनको पहले से पता था। आपको याद है इंडिया में क्या बातें हो रही थी? खुद एशविन ये बात कर रहा था कि स्पिनर्स की पोज उठा के लेके जा रहे हैं। तो जब इससे ये गुमान होता है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन गुमान भी होता है कि जय शाह ने कहा था जी 5 या जो है ना 15 के स्क्वाड में आप 10 स्पिनर ले आओ, मैं उसी से आपको जितवा दूंगा। ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल इस तरीके से इंजीनियर्ड विकेट्स बनवा के हम बात करेंगे फेयर है। हाँ, ये मैं कहता हूं कि आपके क्रिकेटर फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपके जो पॉलिसी मेकर हैं वो फेयरलेस नहीं है, वो मतलब फेयर गेम नहीं करते, वो तो डर्टी क्रिकेट करते हैं। इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती। अब मैं फिर अगेन कहूंगा कि हम खुद दिल से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं इंडिया को कि उसने अच्छा खेला, जीता, लेकिन जो उसके पीछे गेम चला
वो गेम तो किसी तौर पर भी अच्छा नहीं था। सारी ये बातें कर रहे हैं। ये आप चंद दिन गुजरेंगे, आप देखिएगा ये क्यूरेटर को लेके कितनी कहानियां आएंगी। चंद दिन गुजरेंगे, विकेट्स पे और ज्यादा बातें होंगी। जिस तरह की पिच आपने बना के दी, आपको पता था कि आपके किस तरह के स्पिनर है, उस तरह की आपने पिच बना दी। अगर एक जो है ना वो बोथ साइड पिच होती तो देखते हैं हम कि इंडिया कैसे जीता। इतना आसान नहीं था न्यूजीलैंड को जो है ना वो मुश्किल में डालना। की बात करें तो मेरे 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 नजदीक जो मैच का जो टर्निंग पॉइंट है, रियल टर्निंग पॉइंट, वो रोहित शर्मा की ये जो इसने फायरी इनिंग खेली आगे ऊपर से 10 ओवरों में 70 हो गए थे उनके विदाउट लॉस। ठीक है। तो आप जब टारगेट चेस कर रहे हो 250 का, इवन तो कोहली की विकेट भी मिल गई न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी इंडिया जो है स्टिल इन द गेम है। हाँ। you know, तो ये जो स्टार्ट जो उनको मिला है, ये दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फाउंडेशन बना दी उन्होंने, जो फाउंडेशन बना दी। हाँ कामरान, आपके नजदीक टर्निंग पॉइंट क्या था आज के मैच को? ये जो न्यूजीलैंड को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ा, 7000 किलोमीटर मैं देख रही थी, स्ट्रेंज। मतलब वो तो उनको सुबह फ्लाइट लेनी है, मैच खेलने अगले दिन वापस आना है, उसके बावजूद फाइनल तक पहुंच गए वो। देखिए इनकी कामयाबी ये है, कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। देखिए प्रोफेशनल टीम है, ये ट्रैवल करना पड़ता है। आप सीरीज खेलने जब बायलैटरल सीरीज, वो भी ऐसी ही होता है, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट देके मैच खेले, नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग, ये तो करना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी टीम को ना करना पड़े और खाली एक को करना पड़े और बार बार करना पड़े, अब ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। देखिए अगर वो पाकिस्तान में भी इंडिया आती तो उनको सिर्फ एक ही वेन्यू देना था, लाहौर का। वो भी फिर उस वक्त भी यही बातें होनी थी। देखिए वो आप ये देखें जो यासर ने बात की है कि रिसोर्सेज वो अपने पूरे लेके आते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डाटा का कोई अमल दखल होता जरूर है उस वेन्यू का, लेकिन टीम बनाने में कोई ये इतना मुश्किल नहीं होता। हम लोगों ने खुद अपनी टीम ऐसी बनाई है कि हम लोग लास्ट नंबर पे आए, हम डिजर्व भी करते हैं, हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है। किसने, बाकी 7 टीमों ने कहा था कि हम ओपनर दूसरा ना रखें, बाकी टीमों ने कहा था हम 2-2 स्पिनर्स ना रखें। एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना, फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद मैं इंडिया की जीत में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार समझता हूँ वो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का है। हमें रोहित शर्मा की तारीफ करनी चाहिए कि उस शख्स ने जिस तरीके से अपने 4 स्पिनर्स को मैनेज किया। न्यूजीलैंड की वो टीम जो ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में जीती हुई थी, न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन एक ऐसी क्रिकेट खेल रही थी, सेंचुरियां उनकी तरफ से आ रही थी, अब तक वो 5 सेंचुरियां स्कोर कर चुके थे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन पहले वो 2 मार्च को इंडिया के सामने यहाँ दुबई स्टेडियम के अंदर राउंड मैच भी हारे और अब वो इंडिया के सामने फाइनल मैच भी हारे। इंडिया ने अपने स्पिनर्स को जिस तरीके से यूज किया, मैं रोहित शर्मा की कप्तानी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। हालांकि यही रोहित शर्मा, आप सब लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट सीरीज के अंदर उसने अपने आप को सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया और उनकी टीम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर था, उनका मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, एक्स क्रिकेटर्स उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो स्कोर नहीं कर रहा था और बड़ा मुश्किल हमने टाइम देखा इंडियन टीम के ऊपर बीजीटी के दौरान। लेकिन आज वही रोहित शर्मा एक मरतबा फिर 8-9 महीने के अरसे के दौरान दूसरा आईसीसी टाइटल अपने मुल्क के लिए जीता है। एडवांटेजेस के बावजूद मैं तारीफ कर रहा हूं कि कप्तानी, अपने स्पिन बॉलर्स को और 4 स्पिनर्स को मैनेज करना, किसको किस टाइम लगाना है, किसको इतना वनडे क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट है, उसमें मोहम्मद शामी को आप देखें कि 60 से ज्यादा रन पड़े हैं, तो रोहित ने जिस तरीके से अपने बॉलर को इस्तेमाल किया, ये वो तमाम कप्तानों के लिए एक मिसाल है कि आपने कप्तानी कैसे करनी है। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता।
तो अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले पाकिस्तानियों का यह सपना था 9 मार्च को वो फाइनल लाहौर में जीतकर 2017 की तरह फिर से सेलिब्रेशन करेंगे। और वो तो ये भी सपना देख रहे थे भारत भी फाइनल में आए और वो फाइनल पाकिस्तान में हो और वो फाइनल में वो भारत को हराकर बदला पूरा करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैसे हाइब्रिड मॉडल हुआ, दुबई में क्या क्या हुआ, आप सब तो जानते हो। लेकिन पाकिस्तानियों का आखिर उम्मीद ये था कैसे भी करके न्यूजीलैंड भारत को फाइनल में हरा दे ताकि ये लोग ट्रोल कर पाए, लेकिन वो सपना भी उनका टूट गया। अब इंडियन टीम का सेलिब्रेशन देखकर ना सिर्फ पाकिस्तानियों की जल रहा है बल्कि पाकिस्तान मीडिया का भी जल रहा है और साथ में जो पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर है उनका भी जलन बाहर आ रहा है कि नहीं, भारत को बहुत सारा फेवर वगैरह किया गया। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना आप सबने तो आखिर तक की वीडियो को देख ही लिया होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस टॉपिक पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों जनाब यानी कि इंडिया जो है इसलिए जीता है कि उसने अपनी मर्जी की पिच बना ली। यानी कि मतलब अब 10,000 बहाने, 10,000 लॉजिकें पेश कर रहे हैं लोग कि यूँ हो गया था तो यूँ हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। भाई साहब, इंडिया कहीं भी खड़ा कर दो इंडिया को, वो जीत के दिखा देता है। कहीं भी खड़ा कर दो इंडिया ने जीत के दिखाया है। इसका ये मतलब नहीं कि मतलब है कि उनके लिए पिच थी या उनके लिए बनाई गई थी, ऐसा कैसे मुमकिन है। अब हार गए तो इसका मतलब ये, जीत गए तो इसका मतलब ये कि अब 10 बहाने। भाई इस चीज़ को हमें, जब तक हम अपनी गलतियाँ या अपनी कोताहियाँ या हम अपनी चीज़ों को मानेंगे नहीं कि हमारे अंदर क्या करप्शन है, हमारे अंदर क्या लॉबियाँ हैं, हमारे अंदर क्या तासुब है, जब तक हम इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे, जब तक हम शायद कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्या कहते हैं? दरअसल बात ये कि इंडिया की टीम में यूनिटी है। हाँ। यूनिटी इज़ ए पावर। जहाँ जिस टीम में यूनिटी होगी ना, वो कैसी भी टीम होगी उसमें एक अगर आउट होता है दूसरा संभाल लेता है। हाँ। हमारी टीम में यूनिटी है नहीं, आपस ही में लड़ रहे हैं। ये बलूचिस्तान का है तो ये सिंध का है तो ये पंजाब का है। इसी चक्कर में वो चाहते हैं बस आपस में लड़ते रहते हैं, तो यूनिटी पावर का नाम को नहीं है। और यही हॉकी में हुआ, यही क्रिकेट में हुआ, जो भी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में खेले जाते हैं उसमें यही चीज़ होती है। ज़्यादा साहब जो है वो साहब प्रेफर करते हैं पंजाब को। पंजाब भाई और सूबों में भी है। हमारे यहाँ इतना अच्छा सिंध का एक बॉलर आया था, क्या नाम था उसका, वो याद है नाम आपको? तनवीर नहीं, सिंध का था वो, शिकारपुर का शक्कर कहाँ का प्लेयर था वो, बॉलर था, हिंदू था नहीं मुसलमान था, बॉलर था वो, नाम याद नहीं आ रहा सब जहन में। बहर कहने वो लंबा सा तो नहीं था? हाँ, लंबा दुबला पता, बड़ा अच्छा नाम था, अताउर रहमान इस तरह। नहीं, वो नाम कुछ और था, बहर सब याद नहीं आ रहा। बरकत की तरह था, दुबला पतला, हाँ लंबा सा, टॉल ट्री, हाँ टॉल ट्री टाइप का था और बहुत की तरह हेयर स्टाइल था। हाँ, बहुत अच्छा बॉलर था वो माशाल्लाह से। लेकिन उसको वो नहीं किया, उसको 1-2 मैचों में खिलाया, फिर बैठा दिया, फिर खिलाया बैठा दिया। सरजील था हमारा, सरजील वो बड़ा अच्छा प्लेयर था शुरू में, लेकिन उसने जबकि एक करप्शन में वही नहीं था, इन्वॉल्व ही नहीं था, बहरहाल शक के बुनियाद से उसको निकाल दिया। बेहतरीन ओपनर था, शानदार। लेकिन इस तरह के बहुत से प्लेयरों का अब्दुल अयूब है, पहले तो उसको बहुत डिग्रेड किया, बहुत वो किया, फिर उसने अपना गेम दिखाया। देखने के बाद फिर उसकी एक नॉट लुक शॉट जो है वो बड़ी फेमस हुई। आखिरकार वो ऐसी बद्दुआ इनकी लगी, वो इंजर्ड हो गया। आजकल वो उसका ट्रीटमेंट इंग्लैंड में चल रहा है। बहरहाल हमारे यहाँ जब तक तासुब ख़त्म नहीं होगा, टीम में यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी इज़ बिग पावर। इंडिया की टीम में यूनिटी है, हर सूबे के हैं, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हर टाइप के लोग हैं इसमें, और यूनिटी है और खेलते हैं। मैं शोएब अख्तर का बयान सुन रहा था, बोला बाकायदा दानिश कनेरिया जो टीम में था ना, बाकायदा कई खिलाड़ी कहते थे इसने हमारे में से खाना क्यों खाया। हाँ, मतलब आप बताएं, शोएब अख्तर ने बोला मैं मार उठा के फेंक दूंगा बाहर। शोएब अख्तर थोड़ा बदमाश टाइप का है। हाँ, तो शोएब अख्तर ने बोला बदमाश नहीं, वो सही बात करता है। नहीं, थोड़ा सा अड़ियल है।
तो वो कह रहा था कि मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा जो ऐसी बात करेगा कि बोला उसने टीमें जिताई हैं, उसने मैच जिताए दानिश कनेरिया ने। दानिश कनेरिया स्पिनर बॉलर था, मशहूर था, बहुत अच्छे। अच्छा फिर ये है कि अभी वो है मुश्ताक अहमद, उसका बयान सुना है? वो पता क्या कह रहा है? बोला रिजवान जो है उसने 5 लोगों को कुरान तोहफे में दिया है गैर मुस्लिमों को। हाँ, वो एक मजहबी मतलब हमारे यहाँ पे ये चीज़ जब तक नहीं निकलेगी हमारे जहनों से। और इमामुल हक से पूछा गया कि टीम को लीड कौन करता है, मतलब टीम का कोई लीडर है जिस चीज़ की सब सुनते हैं? बोला सबसे बेस्ट रिजवान है। बोला जैसे ही हम लोग किसी ड्रेसिंग रूम में पहुँचते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में पहुँचते हैं, सबसे पहले एक कमरा बुक करता है। समझ रहे? पूरा बात सुनिएगा। एक कमरा बुक करता है, उसमें सफ़ेद चादरें बिछवाता है, सही है, उस सबको व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और सबको, और फिर उस कमरे में जिसमें सफ़ेद चादरें बिछाता है उसमें कोई हिंदू काफिर आएगा नहीं, उसमें कोई कदम नहीं रखेगा। और वहाँ पर वो वक्त के हिसाब से नमाज ग्रुप बनाता है, सब खिलाड़ियों को टाइम होता है वहाँ आने का। यानी आप क्रिकेट के मैदान में गए और ये हरकतें कर रहे हो तो इसका मतलब आप किस सोच के मालिक हो? आपने खेलना नहीं है क्या? मतलब आप खेलने गए हो, वहाँ सफ़ेद चादरें बिछवा रहे हैं, बोला बिछा रहे हैं, और मैदान वो सिजदे कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अरे भाई ये चीज़ें जो है ना गेम में नई चीज़ें आनी चाहिए। आप मतलब आपकी आप मजहबी आदमी है, परहेजगार है, नमाजी परहेजगार, तो पढ़ रहे। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप मैदान में पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, हाथ उठा के सिजदे कर रहे हैं। अरे भाई ये चीज़ें ये गेम में नहीं शुमार की जाती हैं, लोग उसका दूसरा मतलब निकालते हैं। लिहाजा ये है कि आप देख लें वो रिजवान के ऊपर, हाँ रिजवान को देख लीजिए, मौलाना रिजवान बोल दिया इन लोगों ने। हाँ, मौलाना रिजवान पर कितना क्रिटिसाइज हो रहा है, पूरी दुनिया की टीमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो लिहाजा रिजवान को समझना चाहिए। तो बोला छोड़ दो फिर, मतलब ये सारा कप तो सब बेकार है, दुनियादारी, या तो फिर अल्लाह वाले बन जाओ। बस मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? बस अल्लाह से ये दुआ तो गुनाह है, क्रिकेट विकेट सब गुनाह है ना। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, ये जो हमारे यहाँ तासुब कौमियत का जो तासुब चल रहा है ना, ये ख़त्म किया जाए। और जो जिस सूबे के जो अच्छे प्लेयर उनको सेलेक्ट किया है, ये पर्ची वाले, ये जितने हमारे फौजी करवाते हैं या जो हमारे बैठे हुए हैं, जाली हुकूमत जो बैठी है, जो काम कर रही है, ये जो पर्ची आती है डाल देते हैं। भाई मना किया जाता है कि भाई ये जो खेल रहे हैं इन खिलाड़ियों को हटा करके एक नाकारा खिलाड़ी को ला रहे हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम क्या स्ट्रगल करेगी, क्या खेलेगी। बड़े अफसोस की बात है। जाते दोबारा इंडिया को एक मुबारकबाद, तगड़ी सी मुबारकबाद। और मैं इंडिया को दिल से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि आपकी जाए पैदाइश इंडिया है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि मैं इंडिया में, मैं अगर अमेरिका में पैदा होता तो मैं, जो टीम अच्छी है, जो वाकई जहाँ पैदाइश होती है वहाँ की मोहब्बत होती है, लेकिन ये है कि भाई इंडिया की टीम आपस में एक तो खेल रही है और यूनिटी है, और दूसरे खेल रही है, और हर पिच पे उनका वो हो गया। अब वो बाहर नहीं जाते, बाहर की उनको पिच को अंदाज़ा नहीं था। अब वो पीछे ऐसी पिचों पे जा खेल रहे हैं, तो लिहाजा आज नहीं तो कल और अच्छी टीम बनेगी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, अब पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान तो अब सवाल है, जिस तरह हॉकी की टीम तबाह हो गई ऐसी ये है। अब आगे की उम्मीद न रखें। तो अल्लाह इसी के साथ साथ दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।